नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आज से हम लोग रेडियो हेड ऑपरेटर का सेट शुरू कर रहे हैं और अभी मेरा पहला सेट है। इसके बाद आपको धीरे धीरे बाकी सारे सेट भी इसी तरह से मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग मैं बता दूं, ये जो सेट है ये इसमें 25 क्वेश्चन हमारे साइंस के होंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंटर लेवल के हैं, यानी जैसा आपका सिलेबस है उसी के अनुसार है। दूसरी बात, इस प्रैक्टिस सेट की डबल कॉलम की पीडीएफ पाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, माई पाठशाला एप्लीकेशन पे इस डबल कॉलम की पीडीएफ को एकदम फ्री में डाल रखा गया है। आप डाउनलोड करके आप ये पीडीएफ पा सकते हैं। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, सिर्फ 99 रुपए में साइंस का कंप्लीट क्रैश कोर्स, मतलब सिर्फ 30 घंटे में आपको साइंस पूरी पढ़ाई गई है रेडियो ऑपरेटर के लिए स्पेशली, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो फिर, तो आज के सेट का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। हाइड्रोकार्बन के एल्काइन समूह का पहला सदस्य क्या है? ध्यान से सुनिए देख साहब, हाइड्रोकार्बन के एल्काइन समूह का पहला सदस्य क्या है? बच्चों, यहां एल्काइन समूह की बात हो रही है और मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हम लोग एल्काइन समूह की बात करते हैं, एल्काइन समूह है ना, तो याद रखना हमारा जो एल्काइन समूह होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH और आगे बताइए क्या होता है? 2n-2। बच्चों, जब हम इसके पहले सदस्य की बात करते हैं तो n बराबर 1 रखने से कुछ नहीं मिलेगा, n बराबर 2 रखना पड़ेगा। तो जैसे हम n बराबर 2 रखते हैं बच्चों, तो इसका जो पहला सदस्य मिलता है वो C2H2 मिलता है ना। हालांकि C2H2 का मैंने याद करो नाम भी आपको बताया था कि C2H2 को किस नाम से जाना जा सकता है। बच्चों, C2H2 को हम लोग एथाइन कह सकते हैं, क्योंकि 2 कार्बन है और 2 कार्बन है तो हमें एथाइन लगाना होगा। तो ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर जाएगा, एथाइन के साथ। मेथाइन तो बिल्कुल कहना भी नहीं, क्योंकि एक n की वैल्यू 1 रखने से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एथाइन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है? हाँ बच्चों, जब मैं कहता हूं साइक्लोहेक्सेन, हमेशा इस बात को याद रखना, जब भी कभी साइक्लोहेक्सेन बनाना हो, हेक्सेन, तो हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन। हम लोग इस तरह से देखो 6 कार्बन जो है ऐसे बना सकते हैं। हमने यहां पर 6 कार्बन की एक संरचना बना ली, लेकिन जब बात आती है साइक्लोहेक्सेन बनाना है सर आपको, तो हम लोग बाकी बचा कार्बन की जो 2 वैलेंसी है, सर बाकी बची 2 वैलेंसी तो हम किसके साथ फिट कर देंगे? सर बाकी बची 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन के साथ फिट कर देंगे, ऐसे। ये देखो, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया सर, इसी फॉर्मूले को हम लोग बोल सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये देखो बढ़िया। अब आप बताओ, ये बेंजीन जैसा दिखता जरूर है लेकिन बेंजीन नहीं है। हाँ, तो बताइए इसका हमारे पास अगर मान पूछा जाए कि इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, तो C6H12। तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला हो गया C6H12। बच्चों, अगर यही साइक्लोपेंटेन होता, साइक्लोब्यूटेन होता, हरा, तो इसी तरह से फॉर्मूला बनता। साइक्लोपेंटेन हो जाता तो C5H10 हो जाता, समझे ना। तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर होगा सर, साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अगला, ये लो बच्चों, तीसरा नंबर सवाल है। आर त्रिज्या, देख लो, ये फर्जी में मैं क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा हूं। मैं पहले बता दूं, जो कुछ भी है आपका सिलेबस के अनुसार है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में ही जड़त्व आघूर्ण आता है। और अभी मैंने जो 2-3 सवाल सॉल्व किया है वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के थे। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी आपके सिलेबस में है हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है बच्चों, पहला देखिए अगला। बच्चों, यहां पर अगला है, आर त्रिज्या और m द्रव्यमान वाले एक गोले का, उस पर स्पर्श रेखा के परिता आपको बताना है जड़त्व आघूर्ण क्या होना चाहिए। तो मान लीजिए आपके सामने ये गोला है और गोले का इन्होंने जो पूछा है ना बच्चों, वो स्पर्श रेखा के परिता पूछा है। ये पूछा है स्पर्श रेखा के परिता, ऐसे हरा। इसके अबाउट आपको पूछा जा रहा है, या मुझे बताइए इसके अबाउट जड़त्व आघूर्ण आई कितना होना चाहिए, स्पर्श रेखा के परिता जड़त्व आघूर्ण कितना हो। फिर आपको ये बात पता है कि किसी भी गोले का जो सेंटर से उसकी एक्सिस जाती है उसके अबाउट जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, हरा। तो किसी भी गोले का जो सेंटर से जा रही है उसके अबाउट जो जड़त्व आघूर्ण आई होता है बच्चों, वो होता है 2/5 mr²। सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट जड़त्व आघूर्ण होता है 2/5 mr²। और इसमें देखो पैरेलल कोई एक्सिस के अबाउट जड़त्व आघूर्ण पूछ रहा है, तो मेरे भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए इनके बीच की दूरी r होगी। सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, तो जैसे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे मेरे भाई, तो आप देखो ये सेंटर के अबाउट है, ये
जी के अबाउट है, इसलिए आइसोटोप कई बार हम लोग IG बोल सकते है ना। तो आपको बता दें, आपको यहां निकालना है इस वाली एक्सिस के अबाउट जो इसके पैरेलल है। तो बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए फॉर्मूला होता है I बराबर IG प्लस m इंटू 20 की दूरी का स्क्वायर, ये होता है। हमें I निकालना है, IG की वैल्यू कितनी है 2/5 mr स्क्वायर है प्लस m। A की वैल्यू बताइए कितनी है सर, A की वैल्यू R है, A की वैल्यू R है। फटाफट आप मुझे बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या जाएगा। तो कहना स्पर्श रेखा के परिता जो आंसर जाएगा वो ऊपर हो जाएगा 7, एलसीएम लिया जाएगा ना, तो 7/5 और आधे बच्चों क्या हो जाएगा mr स्क्वायर, 7/5 mr स्क्वायर, ये सवाल का सही आंसर होगा। तो किसी भी गोले का केंद्र के परिता जड़त्वाढूढ़ 2/5 होता है, लेकिन जब स्पर्श रेखा के परिता निकालते हैं तो 7/5 हरा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सवाल का सही आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो बच्चों। ये भी देखिए, आपको लगेगा कि ये टॉपिक कहां है, तो मैं आपको एक बार फिर से सिलेबस से रूबरू करा दूं। आपके टॉपिक में एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग सेल्स वगैरह पढ़ते हैं, जैसे कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वोल्टाइक सेल क्या होता है, किसे एनोड बनाते, किसे कैथोड बनाते, ये सब आप लोग पढ़ते हैं हरा। तो अगला वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ये हमारा गैल्वेनिक सेल का है। बच्चों ध्यान रखना, जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है इसे कई बार आप वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। तो कई बार एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम क्या है, तो कह देना हम लोग इसको वोल्टाइक भी सेल भी कहते हैं, वोल्टाइक सेल। अब सुनिए हमारे सेल्स क्या होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, जब भी कभी हम लोग गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल की बात करते हैं ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो कहना वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली में सेल की डेफिनेशन यही है कि सेल वह डिवाइस होती है जो रसायन ऊर्जा को बताइए किसमें कन्वर्ट करते हैं सर, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। आप बात की गहराई तो समझो, तो रसायन ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं सर, उसी को बताइए किस नाम से जाना जाता है, वोल्टाइक सेल। जैसे कि आप यहां पर देखिए, यहां पर चित्र में मैंने आप लोगों को एक तरह का गैल्वेनिक सेल दिखाया है। गैल्वेनिक सेल का ही दूसरा नाम वोल्टाइक सेल होता है। बच्चों इसमें ध्यान रखना, हमारा जिंक सल्फेट का विलयन भरा जाता है, ये सब मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है हरा। और एक में ध्यान रखना कॉपर सल्फेट का विलयन भरा जाता है। जहां जिंक सल्फेट का विलयन होता है वहां पर जो रॉड होती है वो जिंक की होती है, और जहां पर कॉपर सल्फेट का विलयन भरा जाता है बच्चों, तो वहां पर जो रॉड होती है वो कॉपर की होती है। ध्यान ये रखना है आपको कि ये जो जिंक सल्फेट है इसका क्षरण होता है, यानी जिंक जो है ध्यान रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर, ये रिएक्शन थोड़ी सी गलत लिखिए हरा। जिंक जो है बच्चों ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालकर हमारा जिंक आयन बनाता है। फिर यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है सर, यही 2 इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से आगे गति की ओर करते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से गति करते हैं बच्चों, तो करंट बह जाती है हरा। बच्चों याद रखना, इसमें ये जो जिंक वाली छड़ है सर, इसको जो है ध्यान रखना एनोड बनाया जाता है, और एक बात ध्यान रखना कॉपर वाली छड़ को कैथोड। तो बच्चों यहां पर जो एनोड होता है ना, ये हमारा नेगेटिव होता है, और जबकि ध्यान रखना इसमें जो कैथोड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। मटेरियल भी याद रखेंगे सब लोग कि हमारे आपके गैल्वेनिक सेल में एनोड सर जिंक वाली छड़ का होता है, कैथोड हमारी कॉपर वाली छड़ का। एनोड नेगेटिव होता है, जबकि विद्युत अपघटन सेल में इसका उल्टा होता है। विद्युत अपघटन सेल में इसका उल्टा होता है, विद्युत अपघटन सेल में कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव, जबकि यहां पर सर एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव। अब मेरी बात समझो, अब किसमें ऑक्सीडेशन किसमें रिडक्शन हो रहा है ये भी सुनिए। देखिए जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला मेरे भाई, जिंक की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण होता है हरा। तो इसलिए बोलते हैं कि एनोड में कौन सी क्रिया होती है सर, देखो एनोड में जो क्रिया होती है वो ऑक्सीडाइजेशन होती है। क्यों ऑक्सीडाइजेशन होती है, क्योंकि जिंक की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही, पहले 0 थी फिर +2 हो गई। आप इधर आइए, कॉपर। बच्चों कॉपर में क्या होता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर के आयन ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद मेरे भाई ये कॉपर बना लेते हैं। सर इसमें देखो हमारा +2 पहले थी, बाद में 0 हो गई, ऑक्सीडाइजेशन संख्या घट गई। इसलिए यहां पर बताइए कौन सा प्रोसेस होता है सर, यहां पर रिडक्शन होता है।
तो एक एक चीज आप लोगों को एकदम क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है सर? गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का होता है, ऑप्शन नंबर ए। मैंने थ्योरी में इसको पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, आप प्लीज थ्योरी जरूर देखिएगा। सवाल देखिए, ये क्वेश्चन कौन वाले चैप्टर का है सर? ये चैप्टर क्वेश्चन है हमारे वाटर वाले चैप्टर का। ये देखिए वाटर वाले चैप्टर है ना आपके उसमें, है ना। अब यार क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, वायुमंडल में बताना है, मतलब सुमेलित करना है कि वायुमंडल, भूगर्भ, महासागर, ग्लेशियर, ध्रुव में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो बात बच्चों याद अपना, पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो पानी होता है वो समुद्र में है। तो ये जो 97.2% लिखा है बच्चों, ध्यान रखना ये मात्रा जो है महासागरों में होती है, ये मात्रा महासागरों में होती है। ओके, फिर 2.1% ये ग्लेशियर में जमी हुई बर्फ होती है, 2.15%, है ना। और बच्चों 0.625 ये जो होती है बच्चों, ये भूगर्भ में होती है, भूगर्भ में 0.625% होती है। और याद रखना वायुमंडल में बहुत कम मात्रा होती है, लगभग 0.001%। तो पूरे पृथ्वी में कहां पर कितना पानी है उसका ये परसेंटेज का अप्रॉक्स आइडिया जरूर रखना है ना। चलो मैचिंग कर लेते हैं जरा। तो वायुमंडल 0.001 यानी पहले 2 आना चाहिए, ठीक है। भूगर्भ 0.625 आना चाहिए, महासागर के साथ चौथा आना चाहिए, फिर तीसरा आना चाहिए। है तो ऐसा उत्तर? ये देखिए, तो बच्चों इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चलो मोशन भी आपके उसमें एक कण एक समान वेग से गति कर रहा है, तो इसकी कण की चाल के बारे में बताइए कौन सा प्रथम शब्द है। अरे सर एक समान वेग हो गया, एक समान वेग हो गया। देख लो, अगर वेलोसिटी समान है तो आप क्या कहोगे, है ना। तो बच्चों क्या चाल शून्य है? गलत, चाल बनी होगी। त्वरण शून्य, हाँ एकदम सही। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये तभी पॉसिबल है जब सर एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि जब जब एक्सेलरेशन काम करता है तो वेलोसिटी या तो बढ़ती है या तो घटती है। लेकिन यहां तो देखो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है मेरे भाई, तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा सर? एक्सेलरेशन होगा 0। बहुत सीधी सी बात है। तो इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर होगा, इट्स एक्सेलरेशन इज 0। देख लो, त्वरण वेग के विपरीत होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोपेन में सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या क्या है? याद ये रखना है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग को स्ट्रक्चर बनाने आनी चाहिए। प्रोपेन में इन्होंने बोला है सहसंयोजी बंधों की संख्या, तो पहले आप बताओ प्रोपेन कैसे होता है। मेथेट प्रोप बच्चों C3H8 ये हमारा प्रोपेन है, ठीक है। तो C3H8 ये हमारा प्रोपेन है, हमने एल्केन वाला फॉर्मूला लगाकर प्रोपेन बना दिया, एल्केन वाला फॉर्मूला। तो बच्चों यहां पर 3 कार्बन है, इसलिए हमने 3 कार्बन बनाए, देख लो। फिर इसके बाद हमें हाइड्रोजन को सेट करना है, तो आप कह सकते हैं कि 8 हाइड्रोजन है टोटल हमारे पास। तो हमने यहां पर देखो 8 हाइड्रोजन को सेट कर दिया, देख लो, सेट है ना। अब आप बताइए टोटल कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध कितने हैं, है ना। तो सहसंयोजी बंध आप कह सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल हमारे पास देख लीजिए सर 10 सहसंयोजी बंध है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए सर, सहसंयोजी बंधों की संख्या हमारी 10 है। अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट आइए अगला सवाल, बताइए 8वां नंबर। ये लो, ये हमारी ये रिएक्शन है, बहुत सीधी सीधी रिएक्शन है, मैंने आपको पढ़ाई भी है। एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर बताइए क्या प्राप्त होता है ना। बच्चों याद करो, मैंने आपको ये रिएक्शन बनाई थी कि जब भी कभी हमारे पास एथेनॉल होता है यानी C2H5OH होता है, याद रखना C2H5OH को जब हम गर्म करते हैं, लेकिन किसके साथ गर्म करते हैं बच्चों? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, ये हमारा एथेनॉल टूट जाता है बच्चों, और ये बनाता है तुम्हारा एथिलीन गैस और प्लस पानी, एथिलीन गैस प्लस पानी। तो एथिलीन गैस बताइए इनमें से कौन सी है सर? C2H4 मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन नंबर ए। टेस्ट है 9वां, ये रोटरी मोशन का क्वेश्चन है। 120 आरपीएम की दर से घूमने वाले गतिपालक पहिए का कोड़ी वेट बताओ। 120 आरपीएम से घूमने वाले गतिपालक पहिए का कोड़ी वेट बताना है। मैं आपको कई बार बताया है कि कोड़ी वेट ओमेगा का फॉर्मूला जब आरपीएम दिया होता है तो 2πn/60 लगाते हैं। जब भी कभी आरपीएम दिया जाएगा मेरे भाई, तो याद रखना एंगुलर वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा 2πn/60।
एक आवृत्ति वाला भी होता है 2 पाई स्मॉल एन, लेकिन यहां हो रहा है 2 पाई कैपिटल एन बटे 60। मेरे भाई आप ये बताओ जरा, अगर मैं आपसे पूछूं 2 पाई की वैल्यू, अच्छा पाई के पदों में, चलो भैया पाई के पदों में आरपीएम कितना है सर, आरपीएम है 120, ये देखो, और डिवाइड बाई 60। आप ये कैलकुलेशन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ऊपर 120 नीचे 60, 2 बार, है ना। तो बताइए यहां से टोरी वेट ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। बच्चों 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये सवाल का सही आंसर जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल बताइए। एक पहिया जमीन के अनुदिश, सर एक पहिया जमीन के अनुदिश 2 मीटर पर सेकेंड के वेट से लुढ़क रहा है। सर एक पहिया जमीन के अनुदिश 2 मीटर पर सेकेंड के वेट से लुढ़क रहा है। पहिए के क्षैतिज व्यास के सिरों पर स्थित बिंदुओं का वेट क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। बच्चों सबसे पहली बात तो याद रखो, यहां पर जो पहिया है ना वो लुढ़क रहा है। लुढ़कने का क्या मतलब होता है पहले मैं आपको समझा दूं। अरे अभी आप लुढ़कने का मतलब नहीं समझे, वो पीटे लुढ़कने वाला लुढ़कना नहीं है भैया, है यहां लुढ़कने का अपना एक मतलब है, मैं बताता हूं। देखो बच्चों ध्यान रखना, लुढ़कने का मतलब होता है घूमते घूमते आगे बढ़ना, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये पहिया है जो जमीन पे है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लुढ़कने का मतलब होता है घूमते घूमते आगे बढ़ना, यानी लुढ़कना, रोलिंग जिसको बोलते हैं, ये 2 तरह के मोशन से मिलकर बनता है। बच्चों अगर हमारा पहिया कैसा मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, लीनियर, है ना, और अगर हमारा पहिया रोटरी मोशन कर रहा है, रोटरी, ठीक है, तो भैया लीनियर मोशन करने का मतलब होता है कि पहिया आगे बढ़ रहा है ऐसे ऐसे। रोटरी मोशन करने का मतलब होता है पहिया इस तरह से घूम रहा है, सिर्फ घूम रहा है, सिर्फ घूम रहा है। ध्यान से सुनते रहे ना, ठीक है। चलो यहां नहीं बनाते, ये नहीं बनाते, ठीक है, और यहां से भी ये हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि लीनियर मोशन का मतलब होता है पहिया सिर्फ आगे बढ़ रहा है, रोटरी मोशन का मतलब होता है पहिया घूम रहा है। लेकिन ध्यान रखना, जब हम लुढ़कना कहते हैं, कहीं इंग्लिश में लिखा होगा रोलिंग, वो देखिए लिखा है रोलिंग। तो बच्चों जब भी कभी हम रोलिंग मोशन की बात करते हैं तो रोलिंग मोशन का मतलब होता है घूमने के साथ आगे बढ़ना, है ना। जब पहिया घूमते हुए आगे बढ़ता है दैट इज कॉल्ड रोलिंग। तो याद रखना जो रोलिंग मोशन होता है ना, वो हमारा लीनियर मोशन और रोटरी मोशन का योगफल होता है, लीनियर और रोटरी मोशन का योगफल। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, आपको मैं बता दूं अगर लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है। सर लीनियर मोशन का मतलब होता है पहिए के जितने भी पॉइंट हैं, पहिए के जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। पहिए के जितने भी पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट हो गया, पहिए के जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट की वेलोसिटी हमारी कैसी होगी, सेम होगी, इसको बोलते हैं लीनियर। रोटरी, सर रोटरी का मतलब ये होता है कि पहिए के जितने भी पॉइंट है उसमें वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट में आएगी। जैसे कि मान लीजिए ऐसे घूम रहा है तो इसमें वेलोसिटी डायरेक्शन इस तरह से टेंजेंट में आएगी, ऐसे ऐसे। और आपको मैं बता दूं सेंटर पे जो वेलोसिटी रहेगी वो 0। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि v बराबर होता है r इंटू ओमेगा, और आप ऐसा कह सकते हैं कि सेंटर वाला पॉइंट 0 पे रहेगा क्योंकि r 0 है। फिर जब आप इसको रोलिंग मोशन में लेके आएंगे, कहां लाएंगे, रोलिंग मोशन में लेके आएंगे ऐसे। तो रोलिंग मोशन में हमेशा आपको वेक्टर करना होता है। जैसे कि आप यहां देखिए ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, यहां पर वेलोसिटी v, यहां पर वेलोसिटी v, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी पूछी जाती है तो आपको हमेशा बतानी है 2v। नीचे वाले पॉइंट पे देखो, यहां v आगे की ओर और यहां v पीछे की ओर, तो आगे और पीछे सर वेक्टर है, वेक्टर भी आपके सिलेबस में, तो आगे और पीछे कट के 0 हो जाएगा, तो ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0। अब मेरी बात समझो। फिर अगर मैं ये वाले पॉइंट की बात करता हूं बच्चों, तो ये वाले पॉइंट में आगे की ओर वेलोसिटी v, ये वाले पॉइंट में नीचे की ओर v, तो आगे की ओर v, नीचे की ओर v, यानी एक v ऐसे है, दूसरा v ऐसे है। आप बात समझो। और जब भी कभी दो वेलोसिटी, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो याद रखना उसका जो परिणामी आता है वो इस तरह से आता है, और वो परिणामी हो जाएगा अंडर रूट v स्क्वायर प्लस अंडर रूट v स्क्वायर। v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का अंडर रूट जब करोगे तो रूट 2v, है ना। इसीलिए ये वाला जो पॉइंट आएगा बच्चों, इस वाले पॉइंट की डायरेक्शन वेलोसिटी की कुछ ये होगी अंडर रूट 2v के साथ। आप बात समझो। सेम तरीके से जब हम ये वाले पॉइंट की बात करेंगे, तो ये वाले पॉइंट में देखो एक वेलोसिटी यहां ऊपर यहां आगे, तो दोनों फिर से परपेंडिकुलर, तो यहां पर भी वेलोसिटी डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी ऐसे, और ये डायरेक्शन के साथ साथ यहां पर जो वेलोसिटी आएगा
उसका मान कितना आएगा बच्चों, तो यो मान आ जाएगा √2v, √2v। सेंटर वाले पॉइंट की बात करेंगे तो यहां वेलोसिटी v, यहां 0, तो बच्चों सेंटर वाले पॉइंट पे भी वेलोसिटी 0 और v आपस में जुड़ के v हो जाएगा। अब सवाल का आंसर हम लोग दे सकते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा था कि एक पहिया जमीन के अनुदिश 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से लुढ़क रहा है, तो पहिए के क्षैतिज व्यास के सिरे क्या हो गए, तो कहना आपको अगर क्षैतिज व्यास का सिरा बनाना भैया, तो यहां से जो है क्षैतिज व्यास का सिरा ऐसे बना दो, तो ये है क्षैतिज व्यास के सिरे, ये क्षैतिज व्यास के सिरे। तो क्षैतिज व्यास के सिरे पर स्थित बिंदुओं के परिमाण क्या होंगे, तो क्षैतिज व्यास के सिरे पर √2v। डायरेक्शन भी मैंने आपको बताई है, तो इस सवाल का सही आंसर अब चूंकि √2v है और v का मान इन्होंने 2 दे रखा है पहले से, तो 101% इसका जो सही आंसर जाएगा वो 2√2v के साथ जाने वाला है। v का मान 2 रख दो ना, ओके। तो भैया आप ये मान के चलो कि हमें ना लेवल ठीक ठाक रखना है। 29 जनवरी को पेपर है इसका। हाँ देश चाहिए, बताओ वल्कनीकरण एक है। सर वल्कनाइजेशन क्या होता है? वल्कनाइजेशन ये रबड़ का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, जब भी कभी हम लोग प्रकृति से रबड़ लेके आते हैं तो वो सॉफ्ट होती है, प्रकृति से लाई जाने वाली रबड़ सॉफ्ट होती है, लेकिन जब इसको सल्फर के साथ ड्रम करते हैं बच्चों, तो सल्फर के साथ ड्रम करने के बाद बताइए क्या आ जाता है? सर वो हार्ड रबड़ हो जाता है। कैसा हो जाता है? हार्ड। तो याद रखना वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन ये एक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अपने सॉफ्ट रबड़ को सल्फर के साथ ड्रम करके हार्ड करते हैं। तो बताइए इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो कौन सा उत्तर जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आइए अगला, पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? इन्होंने बोला है कि भैया पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाते? आपको पता है क्लोरीन जो है वो पानी को शुद्ध करता है। देखो नदियों का पानी देखो, नालों का पानी देखो, नदी नालों का पानी, तो नदियों का जो पानी होता है वो दिखने में बड़ा गंदा होता है, लेकिन कभी आप स्विमिंग पूल का पानी देखिए, मतलब स्विमिंग पूल में पानी इतना साफ रहता है भैया कि आप अंदर तक गहराई तक भी देख सकते हो कि आदमी ने चड्डी कौन सी बनी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो पानी कैसे शुद्ध होता है? कहना वो पानी शुद्ध ऐसे होता है क्योंकि उसमें क्लोरीन मिला होता है। आप मेरी बात समझे ना? तो पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, तो पहला तो क्लोरीन युक्त पानी हल्का होता है, ये भी एकदम सही है, एकदम सही है। क्लोरीन मुक्त पानी रोग कीटाणु मुक्त होता है, ये भी सही है, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। क्लोरीन मिलाने से पानी का स्वाद अच्छा हो जाता है। बच्चों ये भी कुछ हद तक सही है क्योंकि ऑल ऑफ दीज है। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आरओ का पानी, क्लोरीन वाला पानी नहीं अच्छा लगता, स्वाद नहीं है। मेरी बात समझो, लेकिन चूंकि ऑप्शन ऑल ऑफ दीज था इसलिए मैंने वाले आंसर को मान लिया। बाकी पीने का पानी स्वाद वाला हो जाता है, ये तो अपनी अपनी सोच पे निर्भर करता है। मुझे नहीं पसंद है तो मैं कैसे कह सकता हूं, है ना? चलो तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, मल्टी यूज प्लास्टिक वाटर बोतल आर मेड, मतलब बोला जा रहा है बहु उपयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें टिश्ती बनी होती है। बढ़िया सवाल। पानी की जो बोतलें हैं वो ज्यादातर जो यूज की जाती है, आप मुझे बताइए, वो टिश्ती बनी होती है। तो पानी की बोतलें जिसको हम यूज करते हैं मेरे दोस्त, वो ध्यान रखना बनी होती है पॉलीएथिलीन की। पॉलीएथिलीन बच्चों, ये पॉलीएथिलीन क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये बहुलक वाले चैप्टर का सवाल है, पॉलीमर और बहुलक जो मैंने आपको पढ़ाया था। मैं आपको बता दूं ये जो पॉलीएथिलीन है, आपने एथीन गैस सुना होगा बच्चों। जो हमारी एथिलीन गैस होती है, एथिलीन गैस वो ऐसी तो होती है। एथिलीन गैस का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, ये हमारी एथिलीन गैस है बच्चों। ध्यान रखना एथिलीन को हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा मोनोमर है। क्या है? मोनोमर। तो मोनोमर के हमने एन मॉलिक्यूल ले लिए, फिर जब हम इसको बहुलीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुलीकरण। बच्चों बहुलीकरण का मतलब क्या होता है? सर बहुलीकरण का मतलब ये होता है कि इनका जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना, बहुलीकरण। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है तो वो बहुलीकरण होता है। तो यहां पर ये जो डबल बॉन्ड लगा है बच्चों बीच में, सर ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, और डबल बॉन्ड टूट जाने के बाद, सर डबल बॉन्ड टूट जाने के बाद हम कह सकते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड ऐसे खाली हो जाता है, ऐसे। ये बहुलीकरण हो गया। ये क्या है सर? सर इसे बोलते हैं हम लोग एथिलीन। ये हमारा एथिलीन है। और याद रखना जब भी कभी हम लोग एथिलीन का बहुलीकरण कराते हैं तो क्या मिलता है बच्चों? फिर मिलता है पॉलीएथिलीन। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो कह देना इसका नाम है पॉलीएथिलीन। तो एथिलीन का बहुलीकरण हमारा पॉलीएथिलीन देता है, और इसी का मेन यूज कहां करते हैं? तो कहना इसका मेन यूज करते हैं प्लास्टिक की बोतलें बनाने में। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन।
14 नंबर, ये बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। टेफ्लॉन खाना बनाने के लिए उपयोग एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में इंसुलेशन के तौर पे भी उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। बहुलक है, यह एक तरह का बहुलक है, पॉलीमर है, जिसमें कार्बन की बॉन्डिंग किसके साथ होती है। टेफ्लॉन नाम सुना है नहीं सुना बच्चों? एक कंपाउंड आता है कार्बन टेट्राफ्लोराइड। हाँ बच्चों, कार्बन टेट्राफ्लोराइड पता है क्या होता है? C डबल बॉन्ड C और इसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ फ्लोरीन लगा होगा। ये ऐसे, इसको क्या नाम से जानते हैं? सर इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राफ्लोराइड। और बच्चों ध्यान रखना, कार्बन टेट्राफ्लोराइड का जब हम लोग बताइए क्या कराते हैं सर, जब हम लोग कराते हैं इसका बहुलीकरण। कार्बन टेट्राफ्लोराइड का बच्चों जब क्या कराते हैं? बहुलीकरण कराते हैं। तो याद रखना, इसके बहुलीकरण कराने से हमें क्या मिलता है सर? टेफ्लॉन मिलता है। टेफ्लॉन का मेन उपयोग पता है क्या सर? टेफ्लॉन का मेन उपयोग है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे नॉन स्टिक बर्तन होते हैं वो सब टेफ्लॉन के बनाए जाते हैं, बिना चिपकने वाले बर्तन। साथ साथ ये इंसुलेशन के तौर पे भी उपयोग किया जाता है। इंसुलेशन का मतलब ये विद्युत का कुचालक होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है बच्चों? तो कहना इसमें फ्लोराइड होता है। क्या होता है सर? इसमें फ्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ। 15वां सवाल बोला जा रहा है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? बढ़िया बात है बच्चों। याद रखना, जितने भी बेकरी में ब्रेड बनते हैं उसमें ईस्ट उपयोग करते हैं बच्चों। कई बार ईस्ट की जगह पर खमीर बोलते इसको हिंदी में है। कई बार अगर ईस्ट बनाना होता है तो ईस्ट बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? मतलब खमीर बनाना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोग खमीर बनाने के लिए कई बार उसमें इनो पाउडर इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों इनो पाउडर के साथ साथ कई बार हम उसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि इनो पाउडर और बेकिंग सोडा मिलाने से CO2 गैस बनती है। और जब भी कभी हमारे खाने में CO2 गैस बनेगी तो वो हमेशा स्पंजी हो जाता है, यानी उसमें खमीर पैदा हो जाता है। तो मुलायम बनाने के लिए, ध्यान रखना, ब्रेड को मुलायम बनाने के लिए हम लोग उसमें खमीर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। ये लीजिए, वेक्टर का क्वेश्चन है। अब आप कहना नहीं कि भाई कुछ भी नहीं है। ये देखो है कार्य स्टेलर एंड वेक्टर। तो स्टेलर एंड वेक्टर आपके सिलेबस में है प्रॉपर, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलो ये वाला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। यदि 3 बल F1 F2 F3 इनके परिमाण 3 4 5 न्यूटन है, साथ साथ इन्होंने एक और लाइन बोली है कि जो F3 का वेक्टर है, F3 का वेक्टर सर वो बताइए F1 के वेक्टर प्लस F2 के वेक्टर के बराबर है। आप ये लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिए। F3 का वेक्टर F1 के वेक्टर प्लस F2 के वेक्टर के बराबर है। हमें एंगल किसके बीच का बताना है बच्चों? हमें 2 वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। उनमें से एक वेक्टर होगा F1 और F2। F1 और F2 के बीच का कोण चाहिए। तो आप पहले इनके परिमाण देखिए। सर इनके जो परिमाण है ना, यानी F1 का मान कितना बोला जा रहा है? सर F1 का मान है 3 न्यूटन। और इसके बाद देखो F2 का मान कितना है? सर F2 का मान है 4 न्यूटन। और इसके बाद F3 का जो मान है वो 5 न्यूटन है। मेरे भाई जैसे ही मैंने इन तीनों के परिमाण देखे तो मुझे दिमाग में एक ही चीज आती है कि सर 101%, सर 101% ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो हम लोग यहां एक समकोण त्रिभुज पहले बना दे, ऐसे बना दे। अब ध्यान सुनो बच्चों, ध्यान रखना, ये हमारा कौन सा वेक्टर होगा? सर ये हमारा F1 वेक्टर होगा, है ना। और क्यों F1 बोला? क्योंकि सबसे बड़ा F3 5 होगा। फिर ये हमारा वेक्टर हमने मान लिया F2। F1 F2 को कुछ भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। F1 वेक्टर कितने परिमाण का है? 3 का। और F2 वेक्टर 4 का। लेकिन ध्यान रखना, जब हमें F3 बनाना है, F3, तो बच्चों F3 की डायरेक्शन ध्यान रखना इन दोनों की अपोजिट होती है ना। तो F3 की जो डायरेक्शन आएगी वो इसके अपोजिट ऐसे आएगी। ये है F3 और F3 का परिमाण बताइए कितना है? 5 न्यूटन। अब डायरेक्शन पूछ लो भैया, किसके बारे में पूछना चाह रहा हूं? तो डायरेक्शन इन्होंने पूछा F1 और F2 के बीच में। सर F1 ये है, F2 ये है। F1 और F2 के बीच में देखो ये एंगल है F1 F2 के बीच का, है ना। तो आंसर कितना जाएगा? सर F1 F2 के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। हमसे कोई और एंगल भी पूछा जा सकता था, हमसे F2 F3 पूछा जा सकता था, तो ये एंगल बताते ना। तो फिर ये एंगल साइन कॉस में आता, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो निकलती नहीं, साइन या कॉस में निकलता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बच्चों 17वां नंबर सवाल है, चालक तार की PVC द्वारा कोटिंग करके रोका जाता है। बच्चों आप ये बताओ, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये कंडक्टर वायर है। सर ये तरह का कंडक्टर वायर है ना। आपको पता है कि किसी भी वायर में हम लोग उसके चारों तरफ इंसुलेशन बिछाते हैं ना, उसके चारों तरफ इंसुलेशन। क्यों? सर इंसुलेशन इसलिए बिछाते हैं ताकि कभी भी
शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। शॉर्ट सर्किट ना हो पाए, यस, इंसुलेशन इसलिए बिछाते ताकि तार आपस में चिपट ना पाए। अगर तार आपस में चिपट गया तो ध्यान रखना वहां शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए हम लोग इनके बीच में इंसुलेशन बिछाते हैं, ठीक है। तो चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके रोका जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट आइए 18 नंबर सवाल ये है कि निम्न में से किस समूह के यूनिट समान समजातीय श्रेणी के हैं। समान समजातीय श्रेणी का मतलब क्या है सर? या तो सारे एल्केन एल्केन होंगे या तो सारे एल्कीन एल्कीन होंगे हैं। C4H8 दुगने का दुगना, सी नहीं 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 यही गलत है सर। देखो C4H8 4 का दुगना 8, और यहां दुगने से 2 कम है, दुगने से 2 अधिक, दुगने से 2 अधिक, दुगने से 2 अधिक, ये एक ही श्रेणी का है सर। यहां भी दुगने से 2 अधिक, दुगने से 2 अधिक और दुगना नहीं जा रहा, ये नहीं है, गलत है। दुगने से 2 कम, दुगना नहीं सर, ये भी समजातीय श्रेणी का नहीं है। बच्चों समजातीय श्रेणी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुझे एग्जाम्पल समझ में आया, वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में देखिए C3H8, C4H10, C5H12। अरे मेरे भाई डबल से 2 अधिक है ना, है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, मास इज इक्विवेलेंट इन रोटेशनल स्पीड इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया सवाल। घूर्णन गति में द्रव्यमान किसके तुल्य होता है? बच्चों याद करो, जब मैंने आपको रोटरी मोशन पढ़ाया था तो मैंने आपको लीनियर मोशन के फॉर्मूले को रोटरी मोशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये सिखाया था। वहां मैंने आपको बताया था कि जहां लीनियर मोशन में द्रव्यमान होता है, रोटरी मोशन में जड़त्व आघूर्ण आई रद्दू है। जैसे कि याद करो लीनियर मोशन में फॉर्मूला आया था F बराबर m इंटू ए, तो रोटरी मोशन में यही फॉर्मूला हो गया था बल आघूर्ण T बराबर I इंटू अल्फा। लीनियर मोशन में गतिज ऊर्जा K बराबर बताइए फॉर्मूला क्या आया था सर? हाफ mv²। हरा रोटरी मोशन में यही फॉर्मूला आ गया था I इंटू हाफ I, हरा m की जगह I और v की जगह ओमेगा स्क्वायर, ऐसे तो था। तो बच्चों ध्यान रखना लीनियर मोशन में जहां जहां द्रव्यमान है वहां वहां हम I रखकर अपना सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, यानी इनर्शिया ऑफ मोमेंट या जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अगला, बताओ ये सवाल बढ़िया। 20वां नंबर सवाल, एक ठोस बेलन ए दूसरा ठोकरा बेलन बी, समान द्रव्यमान और समान बाहरी त्रिज्या है, मतलब द्रव्यमान भी समान है और वो भी, लेकिन एक ठोस बेलन है दूसरा ठोकरा है। IA और IB इनकी धुरी के पड़ता जड़त्व आघूर्ण, तो बताइए क्या सही है? तो याद करो मैंने आपको बताया था कि जब हम बेलन बनाते हैं तो बच्चों मान लीजिए आपके सामने ये हमारा ठोस बेलन है। ये कौन सा बेलन है सर? ये हमारा ठोस बेलन है ना। और फिर मैंने एक और बेलन बना दिया सर, ये मान लीजिए हॉलो बेलन हो गया, ठीक है। तो ध्यान से सुनो सर, ये हमारा कौन सा बेलन सर? ये हमारा ठोस बेलन। ये हमारा कौन सा बेलन सर? ये हमारा ठोकला बेलन। देख लो, ठोस और ठोकला। फिर याद करो यहां पर मैंने जड़त्व आघूर्ण बताया था कि ठोस बेलन में वही सेम फॉर्मूला आता है जो हमारे डिस्क के लिए होता है, हाफ mr²। थोड़ी इसका प्रोजेक्शन एक डिस्क आया था। और खोखले बेलन में बच्चों जो जड़त्व आघूर्ण होता है सर, उसका फॉर्मूला रिंग के पदों में आएगा mr²। खोखले बेलन में मास केवल बाउंड्री पर होता है, जिसकी वजह से इसका प्रोजेक्शन रिंग आता है। अब मेरी बात समझो, इन्होंने इसको क्या बोला सर? इन्होंने इसको IA बोला, इसको IB बोला, ऐसे है। तो पहले हमारा ठोस बोला है, तो बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा है? तो साफ साफ पता चला IA कम है, IA कम है, IB ज्यादा है, हरा यहाँ 1/2 लगाएगा, तो IB ज्यादा है, IB ज्यादा है, इसलिए बच्चों इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा, IB ज्यादा है। नेक्स्ट है अगला, बताओ जमीन पर सर, जमीन पर एक पहिए पर एक संपर्क बिंदु P पर विचार करें जो फिसलने के बिना जमीन पे लुढ़कता है ना। बच्चों ये मान लीजिए एक पहिया है और पहिए का एक संपर्क बिंदु है। बच्चों संपर्क बिंदु जमीन पर है, हरा ऐसे संपर्क बिंदु है, ये संपर्क बिंदु है। मान लीजिए इस संपर्क बिंदु को मैंने कुछ नाम दे दिया, इस संपर्क बिंदु को मैंने कह दिया P, इन्होंने P कहा है ना, चलो मैं भी P कह दूं ऐसे। तो जमीन पर एक पहिया है, एक संपर्क बिंदु P पर विचार करें जो फिसलने के बिना जमीन पर लुढ़कता है। तब बिंदु P का विस्थापन का मान ज्ञात करें जब पहिए का रोटेशन का आधा भाग पूरा हो जाता है। यानी इस पहिए के रोटेशन का कितना भाग पूरा हो जाता है सर? आधा भाग पूरा हो जाता है, आधा। ये देखो, तो आधा भाग पूरा हो जाने पर इसका विस्थापन बताना है।
तो मेरे भाई जैसे ही इसका आधा भाग पूरा हो रहा, मान लीजिए ये इस तरह से घूम रहा है और घूमते घूमते इसका आधा भाग पूरा हो गया, तो आधा भाग पूरे होने पर जो पॉइंट हमारा नीचे आया है वो पॉइंट कहां पहुंच जाएगा सर? वो पॉइंट पहुंच जाएगा ऊपर। तो आपको ऊपर पहुंच जाने के बाद ये जो विस्थापन आएगा सर, बस यही विस्थापन आपको बताना है कि ये विस्थापन कितना होना चाहिए, ये विस्थापन है ना। तो ये विस्थापन निकालने के लिए हम सीधा सीधा अप्रोच लगाएंगे सर कि अगर आपको ये विस्थापन निकालना है तो यहां से यहां तक का दूरी पहले निकाल लो, फिर यहां से यहां तक की दूरी निकाल लो। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये दूरी पता चल जाएगी, तो हमें कर्ण निकालना रहेगा। फिर त्रिभुज में ये क्या बन जाएगा सर? त्रिभुज में ये बन जाएगा हमारा कर्ण। कर्ण निकाल देना है। तो मेरे भाई यहां से यहां तक की दूरी आधी पर आधी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब आधा राउंड घूमता है तो चली गई दूरी आधी पर आधी के बराबर होती है, पाई इंटू आर के बराबर होती है। जबकि ये क्या है सर? ये रेडियस का डबल है, 2r है रेडियस का डबल। तो बताइए, अगर मैं यहां पर विस्थापन पूछूं, दैट मींस कर्ण का मान पूछूं कि कर्ण कितना होना चाहिए, विस्थापन कितना होना चाहिए, तो इसका मान आ जाएगा रूट के अंदर हरा पाई आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, ऐसे हो रहा ना। तो बच्चों आप ये बताओ, आर स्क्वायर बाहर, तो आर बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बताइए कितना बचेगा? पाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। चलो त्रिज्या की वैल्यू बताइए कितनी है सर? इन्होंने त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है 1 मीटर। ये देखिए, तो आर की जगह 1 मीटर रख दीजिए। जैसे 1 मीटर रखेंगे तो आंसर जाएगा रूट के अंदर पाई स्क्वायर प्लस 4 के साथ। ये सवाल का सही उत्तर है, पाई स्क्वायर प्लस 4। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा बी वाला आंसर, है ना। नेक्स्ट है अगला, ये लो 22वां नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। बैटेलाइट, बैटेलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैटेलाइट का उपयोग किसके संघनन से प्राप्त होता है? पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पहले मैं इसका निर्माण समझा देता हूं बच्चों। ध्यान रखना, ये भी एक तरह का बहुलीकरण से प्राप्त होता है। एक रिएक्शन होती है, मैं आपको बताता हूं कौन सी रिएक्शन होती है। आपको पता है कि फिनॉल, ध्यान रखना जब भी कभी फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल जो है ना सर, फिनॉल का मतलब होता है कि आप बेंजीन के ऊपर OH लगा दो, ये है फिनॉल। फिनॉल की क्रिया जब भी कभी दोस्त फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होती है, SCHO के साथ होती है, तो याद रखना जो हमारा केमिकल बनता है उस केमिकल का नाम होता है बैटेलाइट। बैटेलाइट, ओके। याद रखिएगा, ये जो बैटेलाइट है ये विद्युत और ऊष्मा दोनों का कुचालक होता है। सर बैटेलाइट जो है वो ऊष्मा और विद्युत सर दोनों का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो ऊष्मा और विद्युत दोनों का सर कुचालक होता है। इसीलिए बैटेलाइट का इस्तेमाल कहां होता है सर? एक तो हम लोग हैंडल बनाते हैं, है ना, जो प्रेशर कुकर का हैंडल होता है वो बैटेलाइट का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि विद्युत का कुचालक होता है। दूसरा ध्यान ये रखना है आपको सर, ये विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए कई बार हम उसके इलेक्ट्रिकल स्विच बनाते हैं। जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं वो भी बैटेलाइट के बनाए जा सकते हैं। ये बनता किससे है? तो कह देना फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन से। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन से बनता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 23, धात्विक चालक में किसके माध्यम से बिजली का संचालन होता है? अरे सब धात्विक चालक जैसे कि कॉपर, जैसे कि स्टील, ये सब धात्विक चालक ही तो है, ये सब कंडक्टर ही तो है। तो याद रखना जितने भी हमारे धातु होते हैं ना उनके अंदर पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। जिसकी वजह से कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा का चालन होता है। आयंस, ये आयंस जो पाए जाते हैं ना ये विद्युत अपघट्ट में पाए जाते हैं। कोटर और होल ये सब किसमें पाए जाते हैं सर? ये पाए जाते हैं हमारे सेमीकंडक्टर में। सिर्फ इन्होंने धात्विक चालक बोला है तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा? आंसर जाएगा हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 24, ये बढ़िया सवाल है। 24 नंबर को थोड़ा ध्यान से समझना, एक बढ़िया सवाल है, स्टेटमेंट बेस है। एक स्थिर लिफ्ट, एक आदमी पानी से भरी बाल्टी के लिए खड़ा है जिसकी पेंदी में छेद है। हाँ, मतलब एक बाल्टी है बच्चों, और इस बाल्टी में क्या भरा हुआ है सर? इस बाल्टी में भरा हुआ है पानी, और इस पानी भरी बाल्टी में के पेंदी में बताइए क्या है सर? पेंदी में इस पे छेद है, ऐसे छेद है। फिर देखिए क्या है, इस छेद से पानी के बहने की दर R0 है। मतलब ये जो छेद है, इस छेद से जो पानी बह रहा है बच्चों वो किस दर से बह रहा है? R0 से बह रहा है, R0 से बह रहा है। ठीक है। यदि लिफ्ट ऊपर और नीचे समान त्वरण से चलने लगे, यानी इस एक पहली बार मैं लिफ्ट को इस
लिफ्ट को ऊपर ले जाऊं एक्सेलेरेशन के साथ, दूसरी बार नीचे ले जाऊं एक्सेलेरेशन के साथ, तो बहने की जो दर हो जाती है वो RU हो जाती है ऊपर ले जाते समय, नीचे ले जाते समय RD हो जाती है। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मतलब जब लिफ्ट स्थिर थी तब ये R0 थी, ऊपर ले जाए RU, नीचे ला रहे हैं RD। तो बताइए इनमें से कौन सी दर ज्यादा होगी? हाँ, अब आप खुद सोचो, लिफ्ट में पानी की बाल्टी रखी है, पानी निकल रहा है, मान लीजिए पानी 2 बूंद पर सेकेंड निकल रहा है, 2 बूंद पर सेकेंड। लेकिन जैसे लिफ्ट को आप ऊपर ले जाओगे ना, तो बच्चों ऊपर ले जाने की वजह से यहां पर जो प्रेशर होगा उस प्रेशर का मान बढ़ जाएगा। ऊपर ले जाते समय यहां पर प्रेशर का मान बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पानी निकलने की दर बढ़ जाएगी, है ना। तो ऊपर ले जाते समय सर, ऊपर ले जाते समय पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, जहां से पानी बाहर निकल रहा है दर बढ़ जाएगी, उससे कम स्थिर अवस्था में होगी। लेकिन जब आप नीचे ला रहे होगे ना बच्चों, नीचे लाते समय ध्यान रखना उसकी जो पानी निकलने की दर है वो कम हो जाएगी, है ना। प्रॉपर इसके फॉर्मूले भी है, ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती कुछ भी बता रहा हूं। ऊपर ले जाते समय पता है दर क्या होगी? याद रखना, ऊपर ले जाते समय जो RU होगा वो पुराना वाला R0 है, और याद रखना 1 + A/G ये ऊपर ले जाते समय होगा। नीचे ले जाते समय जो होगा RD बराबर पुराना वाला R0 1 - A - G, ये होगा, ठीक है। तो ऊपर ले जाते समय हमारा पानी ज्यादा तेज गति से बाहर निकलेगा, तो आंसर क्या जाएगा? R0 सबसे ज्यादा होना चाहिए, RU सबसे ज्यादा होना चाहिए, RU। ये देखो, RU। एक तो इन्होंने ऑप्शन जो बनाया है ना, ये इतना ज्यादा मिसक्रिएशन कर दिया, है ना। RD, RU, RD, RO, RU सबसे ज्यादा होना चाहिए था। कोई ऑप्शन मैं रिपीट है क्या? देखो A और B तो इन्होंने रिपीट कर दिया, A और B वाला ऑप्शन देखिए रिपीट है, एकदम सेम है, जबकि A और B वाला आंसर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, इसके B वाले ऑप्शन को सही कर देता हूं, है B वाले आंसर को सही कर देता हूं। एक्चुअली में B वाले आंसर में है ना थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मैं इसको फटाफट जल्दी से सही कर देता हूं। जब आपको इसकी डबल कॉलम की PDF मिलेगी तो उसमें पहले से सही रहेगा, है। तो यहां U होना चाहिए था, यहां O होना चाहिए था। देखो अब सही है ना। तो मेरे भाई अब हमारा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा B वाला उत्तर सही है। देखो इस क्लास की डबल कॉलम की PDF आपके बगल में मिलेगी, जहां क्लास देख रहे हो उसके बगल में जाइएगा असाइनमेंट में, वहां डबल कॉलम की PDF होगी, वहां से इसकी PDF जब मिलेगी तो मैं इसको करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। चलो आ जाइए, आज का लास्ट सवाल 25 नंबर। कोणीय संवेग बताइए इनमें से किसका गुणनफल है? बच्चों कोणीय संवेग है, देखो कुछ फॉर्मूले याद कर लो। जब हम कोणीय संवेग J की बात करते हैं ना, कोणीय संवेग J होता है ना, J का फॉर्मूला होता है I × ओमेगा, द्रव्यमान इंटू कोणीय वेग। सर ये कुछ होता ही नहीं है, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण। देखो ये है I∝, ये क्या है I∝। बच्चों I∝ जो बल आघूर्ण होता है, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, ये देखिए ये सवाल का सही आंसर है, ओके। तो कोणीय संवेग J बराबर I ओमेगा, और J बराबर I ओमेगा आया भी कहां से? तो कहना रेखीय संवेग P बराबर होता है M × V, M की जगह I, V की जगह ओमेगा रख दो, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा C उत्तर हो गया, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर आज के 25 क्वेश्चन यानी पहला सेट हेड रेडियो ऑपरेटर का सॉल्व करा दिया। ऐसे में आपको 5 सेट सॉल्व कराऊंगा, और इसकी डबल कॉलम की जो PDF है वो आपको बगल में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।